हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर। और चैनल के अनुसार मैं कोशिश करते रहता हूं कि किसी भी तरीके से आपका केयर करें, आपके स्टडी का केयर करें। और जैसा कि जस्ट दो दिन पहले से मैं एफबी पर है ना लाइव आ रहा हूं, लेकिन एक्चुअली कुछ ऐसे उसमें मतलब कि दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं जो नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए आज मैं सेम टू सेम वही चैप्टर आपको यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 12th के लिए वीडियो है, और क्लास 12th का जो चैप्टर नेम है ना वो रेट मेज़र है। रेट मेज़र यानी ये एओडी के अंडर में आता है। बेसिकली टुडे वी हैव टू स्टार्ट एओडी, ओके। एओडी का फुल फॉर्म एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखिए ये हमें इसमें बेसिकली डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ना होगा, क्या कहाँ पे इसका यूजेज होता है, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो हमको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती है, सबसे पहले तो देखिए आप को मैं बता दूं कि अगर आप मान लेते हैं कि हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप डायरेक्ट अगर एओडी देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो जब तक डिफरेंशिएशन नहीं क्लियर होगा तब तक आपको एप्लीकेशन नहीं क्लियर होगा। तो इसलिए अगर आपको डिफरेंशिएशन में ज़रा सा भी दिक्कत है तो मैंने डिफरेंशिएशन का कंप्लीट वीडियो बनाकर डाला है, जिसमें हर टॉपिक पे वीडियो है। लॉगरिथमिक पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन, हर तरीके का उस पे डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। आप इसी चैनल पे बहुत सारे 95 वीडियोस पहले से अवेलेबल है, उसमें आप ढूंढ लीजिए डिफरेंशिएशन, है ना, उसको बढ़िया से बना लीजिएगा। और अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं स्टूडेंट्स एओडी। एओडी में आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, है ना। तो देखिए एनसीईआरटी की अगर बात करते हैं तो एनसीईआरटी में एक विचित्र सा चीज़ दिया हुआ है। क्या भाई? तो एक्सरसाइज 5.8 में समथिंग, आई थिंक 5.8 में ही रॉलेस थ्योरम और लाग्रांजेस थ्योरम, ये भी डिफरेंशिएशन के ही, है ना, मतलब एओडी के अंडर में ही आते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की ज़रूरत होने के कारण इसको हम लोग उसी चैप्टर में पढ़ लेते हैं। और एओडी के अंडर में, है ना, दुनिया वाले यानी एनसीईआरटी वाले ने क्या रखा, तो वो ये रखा, जैसे आपको पढ़ने को है तो रेट मेज़र, है ना, रेट मेज़र, ओके। और उसके बाद आपको पढ़ना है स्टूडेंट क्या, तो उसके बाद पढ़ना होता है, कुछ भी पढ़ सकते। देखिए ये पहला आपको रेट मेज़र हुआ, ठीक है। दूसरा हो गया एप्रोक्सीमेशन, दूसरा आपका हो गया एप्रोक्सीमेशन, ठीक है। और तीसरा जो है, तो तीसरा मिलता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। और चौथा में होता है स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जिसको हम लोग, है ना, हम लोग क्या, बहुत लोग, है ना, क्या बोलते हैं, मोनोटोनिसिटी, इसको शॉर्टली मोनोटोनिसिटी भी बोलते हैं, है ना, मोनोटोनिसिटी। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमा, है ना, एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ओके ना। चलिए तो ये कंटेंट है हमारा, ये एओडी के अंडर में हमें ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। और जैसे ही ये ख़त्म होते हैं ना, अगर देखिए इनको ख़त्म होने में थोड़े समय लगते हैं, कम से कम मुझे इन पे 15 वीडियो तो बनाने ही पड़ेंगे ये पूरे के पूरे करने के लिए, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर आप अभी नहीं जुड़ेंगे और अभी इसको सीरियसली नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के आपको काफ़ी मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट स्टेज में क्या होता है ना कि आप थोड़े ज़्यादा घबरा जाते हैं, और अभी शुरुआत है। शुरुआत में जितना अच्छा पकड़ बनाएंगे उतना ही बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, और आप हमेशा बनाए रखेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। चलिए तो ये चैप्टर से मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूँ, कौन कितना इंडिपेंडेंट है। बात करते रेट मेज़र की, तो रेट मेज़र को पढ़ने के लिए आपको
कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए और इसमें कुछ बहुत बड़ा थ्योरी भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पहले के आधे घंटे थ्योरी में ही चले गए, महज 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट में आपको थ्योरी समझा दूंगा। इसमें कुछ अलग से थ्योरी है ही नहीं, है ना। तो इसको काफ़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए कुछ अगर ज्ञान की बात चाहिए तो बस ये आपके पास होनी चाहिए, डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा सा नॉलेज, चेन रूल कैसे बनता है, चेन रूल, है ना। और ज़्यादातर आपको फॉर्मूला याद रखना है x⁴n। और दूसरी अगर ज़रूरी चीज़ होगी तो वो ये होगी कि मेंसुरेशन में जो सॉलिड फिगर्स होते हैं, जैसे कि क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, स्फेयर हो गया, है ना, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, इन सब का जो फॉर्मूला होता है, जैसे वॉल्यूम का, TSA का, CSA का, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर वो आता है तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चैप्टर तो AOD है, लेकिन ये अपने आप में भी एक तरह से छोटे छोटे बन के चैप्टर कहलाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन। ये भी, इसके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन की ही ज़रूरत है। बाकी आपको, है ना, नॉर्मल बस कैलकुलेशन, बाकी कुछ ऐसा नहीं कि 11th में अगर वो चीज़ नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, वैसे नहीं आएगा, इसमें वो वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यानी ये शुरुआत के 2 जो हैं वो ज़रूर आपका बोझ थोड़ा हल्का कर दिए कि चलो भाई ये तो इंडिपेंडेंट है, इसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये तीनों बड़ा खतरनाक होता है। ये तीनों कौन कौन सर? तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर आपको 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आता है ना तो गड़बड़ हो जाएगा। 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आता है तो फिर आपको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल समझने में दिक्कत नहीं, एकदम मुमकिन ही नहीं है कि आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो अब तो परेशान हो रहे होंगे, अगर मान लो 11th में पढ़े भी होंगे बढ़िया से तो भूल भी चुके होंगे, ये भी बात है। दूसरी बात है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं और जगह पढ़े होंगे और या तो आपने ध्यान नहीं दिया पढ़ने में, या वो टीचर आपको लास्ट में जैसे तैसे पढ़ा दिए होंगे, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो आप चिंतित होंगे कि तब ये कितना करेंगे भाई। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं शुरू करूँगा तो मैं आपको, हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर कॉन्सेप्ट वो दूंगा जिसकी ज़रूरत इसमें है। ये अलग बात है कि जस्ट 11th की तरह तो नहीं बताएंगे, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन भी कराना पड़ेगा ना। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि 11th क्लास के एक स्पेशल वीडियो बना दूँ ये आने तक में, ठीक है। तो वॉच कर लेंगे, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। बस आप जुड़ के देखें, है ना, और कमेंट करके बताएं कि आप इतना देख लिए। चलिए अब इसके बाद आते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में। तो ये कैसा चैप्टर है सर? तो ये जो चैप्टर है ये बड़ा ही मतलब मज़ेदार चैप्टर है, बड़ा ही अच्छा लगता है इसको बनाने में, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस कठिन मिल जाते हैं, है ना। इसके लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए इनइक्वालिटी का, इंटरवल का, ठीक है। तो उसके लिए भी चिंता मत करिए, उसमें भी आपको 11th का, इसमें भी 11th के कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं, ठीक है। बट डोंट वरी, जब भी जो कॉन्सेप्ट 11th का आएगा मैं आपको पहले वो बताऊंगा, उसके बाद ही इसका चीज़ आगे बताऊंगा। और इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में ये मैक्सिमा एंड मिनिमा है। मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी एक ऐसा चैप्टर, शायद किसी को ये याद ना होगा कि ये कौन से साल में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। चाहे कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, या किसी भी स्टेट, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, अगर क्लास 12th है, मैथ्स है, तो शायद ही ऐसा कोई साल हो जिसमें मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अहम है, कितना ज़रूरी है, ठीक है ना। और ये जब आते हैं बच्चे पढ़ते पढ़ते तक में थोड़े थकान महसूस करते हैं कि क्योंकि इसमें कभी कभी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी मिल जाता है, ठीक है। बट हम आपको एक बहुत ही सहज तरीके से समझाएंगे ताकि आपको ये ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस होगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट ये AOD का इंट्रोडक्शन कि इसमें हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और किन किन चैप्टर में हमें कैसी कैसी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं रेट मेजर, ओके ना। तो इन सब को अभी टाटा बाय कर देते हैं कि ये सब अभी बाय, ठीक है, बाद में आएंगे ये। अब हम लोग बारी बारी से अगला कुछ दिन तक यानी कि
मैं 12th के लिए वीडियो बनाऊंगा तो उसमें AOD रहेगा, आप ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस साल में मैं अभी आगे हूँ सबसे, क्योंकि मैट्रिक्स भी मैंने आपको बता दिया है ना, डिफ्रेंसिएशन बता दिया है, AOD बता दिया, बस डिटरमिनेंट छोड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि वो आसान है बहुत, तो मैं सोचा कि जब सब कुछ ठीक होगा तो उसको बता देंगे आगे। चलिए तो अब शुरू करते रेट मेजर। ये क्या होता है सर? देखिए नाम से स्पष्ट है ना, नाम से स्पष्ट है। मेजर का मतलब क्या होता है ये तो आप लोग जानते होंगे कि मेजर का मतलब होता है किसी चीज़ को मापना, है ना, ये करना कि ये क्या है, कितना है। ठीक है, और किस चीज़ को मापना है यहाँ पे इसके नाम के अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है कि रेट को मेजर करना है ना। यानी इस चैप्टर में जो हमको क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो क्वेश्चंस बेसिकली किस पर बेस्ड होंगे, तो किसी भी क्वांटिटी के चेंज होने के रेट को मेजर करना होगा कि किस तरीके से, किस रेट से वो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है ना। ये सभी चीज़ों को उस पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा थ्योरी नहीं होता है, कोई थ्योरम नहीं होता है, जस्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा और क्वेश्चन से समझना पड़ेगा। ठीक है ना, कि ये क्या होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन ले सकता हूँ। मान लीजिए जरा फिजिक्स की दुनिया में आकर देखिए, है ना, जब आप क्लास 11th में गए होंगे शुरू और फिजिक्स में जब आप पढ़े होंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है कि एक बॉडी जो है वो ऑन द रोड है, मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसका जो है ना, मान लीजिए कि इस तरीके से डिपेंड करता है टाइम पे 5t² प्लस 3t प्लस 7। ठीक है ना, तो इसका एक्सेलरेशन बताइए, है ना, 10वें मिनट 2 सेकेंड पर, या यूँ कहिए कि एग्जैक्ट 56वें सेकेंड में, यानी 56th सेकेंड में कितना इसका एक्सेलरेशन था। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करते थे कि ये 9th क्लास से अलग हट गया। क्यों? क्योंकि आप खुद इमेजिन करिए, अगर आप बाइक चलाते हैं तो क्या आपका वेलोसिटी हर क्षण मतलब सेम थोड़ी रहता है ना, वो बदलते रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो दिया गया ना, ये एक निश्चित रूल को फॉलो करते हुए बदल रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब हम v को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें एक्सेलरेशन मालूम होता है। यानी a बराबर आपको क्या मिलता है, dv/dt। a बराबर क्या मिलता है स्टूडेंट्स, dv/dt। ओके, तो dv/dt, तो ये देखिए ये डिफरेंशिएशन आपको इतना आना चाहिए। जैसे x² का 2x होता है तो t² का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2t होगा, यानी 2t और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 10t, है ना, और ये 3t, तो 3t का क्या होगा 3 होगा। तो ये आ गया a बराबर कितना आ गया, तो a बराबर आ गया 10t प्लस 3। अब देखिए ये एक्सेलरेशन है, अपने मन से आपको जिस क्षण पे एक्सेलरेशन चाहिए t का वैल्यू वो रख दो। याद रखो कि अगर यहाँ पूछा कि t बराबर आपने 5 सेकेंड पर रखा, सेकेंड में अगर टाइम लेते हैं और t बराबर 5 रखा, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि 5 सेकेंड के बाद उसका कितना एक्सेलरेशन हुआ, नहीं, क्योंकि वो हर एकदम एक इंस्टेंट पे वो बदल रहा है। तो वह इंस्टेंट जब टाइम 5 सेकेंड था तब एक्सेलरेशन क्या था, वह इंस्टेंट जब टाइम 5 सेकंड था। जैसे मान लेते हैं हमारे पे घड़ी है और ये मान लेते हैं अभी जस्ट 12वें सेकंड में पहुंची है, तो इस वक्त कुछ क्या था, एक्सेलरेशन मान लीजिए क्या था, सिर्फ इसी वक्त में, तो ये बताता है। समझ गए ना, ऐसा नहीं कि 5 सेकंड के बाद कितना था। जैसे मान लेते अब चलना चालू किए, अब यहाँ से मैं चलना चालू किया, अब चालू किया मैं चलना और 5 सेकंड के बाद पूछूं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम 5 सेकंड में देखते हैं पूरा, ऐसा कुछ नहीं है, 5वें सेकंड में क्या है वो बताता है। ठीक है ना, तो इसको इंस्टेंटेनियस भी बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते। अगर मान लो आपको 5 सेकंड पे चाहिए तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या रख देंगे 5, ये 3 हो गया। चलिए तो ये कितना आ गया, तो 53 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब जस्ट रेट मेजर में यही रेट मेजर के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो सवालों को समझिए, क्वेश्चंस को समझिए और उसके आइडिया को समझिए कैसे सॉल्व होता है, यही इसका मेन थियरी है। जैसे आपको भी स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे, अब स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन मीडियन पे कितना बड़ा थ्योरी दिया जाता है, फॉर्मूला दिया जाता है और काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना।
मान लेते हैं किसी बच्चे का बर्थडे है, आप में से ही किसी का हो, ठीक है। वैसे तो आप उतना शायद ही मतलब बैलून वैलून करके बना करके मनाते होंगे, लेकिन अगर सोचिए कि घर में छोटा सा प्यारा सा बच्चा हो और उसका पहला बर्थडे हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बहुत तरह की सजावटें करते हैं। उस सजावट में एक चीज़ तो निश्चित है ना, बैलून जरूर रहता है, बैलून जरूर रहता है, ठीक है। तो जब बैलून जरूर रहता है तो बैलून जिस रूप में आप खरीद के लाते हैं उसी रूप में तो नहीं ना छोड़ देते हैं, उसमें आप उसको पंपिंग करते हैं। पंपिंग के लिए या तो आप पहले से पाइप लेते हैं, अदरवाइज हम लोग का अपना माउथ ही काफ़ी है ना। उसको करने के बाद उस बैलून को फुलाया जाता है और उसके बाद तरह तरह के डिजाइन उससे बना देते हैं। तो मैं ये कब से क्या बोल रहा हूँ ये सोच रहे होंगे आप, कुछ नहीं बोल रहे, बस आप ये समझिए कि जिस वक्त बैलून फुलाया जा रहा है ना, उस वक्त क्या घट रहा है। तो उस वक्त क्या घटने का मतलब क्या हो रहा है ना, उस टाइम में क्या हो रहा है। तो जब आप अगर बैलून को मतलब बैलून में एयर दीजिएगा, चाहे वो किसी भी रूप में दीजिए, तो आप देखेंगे कि उसका साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसका साइज बढ़ने, और एक चीज़ मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि वो बैलून स्फेरिकल है, ठीक है ना, क्योंकि आजकल बैलून बहुत तरह के शेप में आते हैं, जैसे हार्ट शेप का भी बैलून मिलता है, ठीक है ना। तो मैं उस तरह के बैलून की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ उस तरह के शेप के बैलून का जो स्फेरिकल हो। तो जैसे आप उसमें एयर भरते हैं तो उसका साइज बढ़ता जाता है। तो जब साइज बढ़ता जाता है ना, तो एक बात तो निश्चित है ना कि जब साइज बढ़ रहा है तो उसका रेडियस भी बढ़ रहा है, और जब रेडियस बढ़ रहा है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा सर? क्यों? क्योंकि आप ये बात तो जानते हैं ना कि किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये बेचारे तो कांस्टेंट है, 4 3 पाई कांस्टेंट है, इसको कोई मतलब नहीं है ना। वी को इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप ऐसे ही स्थिर रहेंगे। लेकिन आर, अगर आर को अगर हम घटा देंगे तो वी भी घट जाएगा, आर को बढ़ा देंगे तो वी भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कनेक्शन है, वॉल्यूम का किससे कनेक्शन है? वॉल्यूम का रेडियस से कनेक्शन है। तो जिस प्रकार से रेडियस अगर समय के अनुसार बदलेगा तो ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम भी समय के अनुसार बदलेगा। अगर रेडियस, जैसे अब मान लो कि कुछ रेट दे दिया, फिक्स कर दिया कि किस रेट से रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं कि वो बैलून है ना, तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि बैलून का जो रेडियस है ना, 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। 1 सेकेंड में कितना बढ़ जा रहा है? 2 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमें ये जानना हो कि जब 1 सेकेंड में ऐसे अगर पंपिंग कर रहे हैं बैलून को, तो 1 सेकेंड में उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो एक बात तो निश्चित है ना, क्या कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा उसका। तो वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है? नहीं, मान लो वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है। तो ये चीज़ जानने की जो ब्रांच है जिस मैथमेटिक्स में, जिस चैप्टर में, उसी चैप्टर को हम लोग क्या कहते हैं? रेट मेजर कहते हैं, ठीक है ना। यानी इसी तरह के सवालों को हम लोग इसमें क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि जब हमको ये जानना होगा कि dv अपॉन है ना dr, रेडियस के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, कभी कभी हम लोग dv अपॉन dt भी जान लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं ये क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि एक बैलून है, ये आपके बुक में भी क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि ये आपको कौन से नंबर पे क्वेश्चन मिलेगा। ओके, देखिए ये जो होता है, तो ये जो क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे मान लेते एक बैलून है, ठीक है ना, ये ठीक है, ये एक बैलून हो गया, और ये मान लो स्फेरिकल बैलून है, ठीक है ना। अब ये जैसे जैसे इसको इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पंपिंग कर रहे हैं, ओके। तो जब इसको पंपिंग करेंगे तो
चलिए, तो मान लीजिए कि पंपिंग आप इसको कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पंपिंग कर रहे हैं तो इसका रेडियस बदल रहा है, रेडियस बदल रहा है ना। इसमें हर सेकंड में इसमें एयर डाला गया है ना 900 सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके ना। थोड़ा क्वेश्चन उलट दिए, ये मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपको बुक में कितने नंबर पे मिलेगा, आप भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपको चलिए, मेरे पास तो बुक अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ, ये मैं अपने से ही करा देता हूँ, ठीक है, आप मिला लीजिएगा। वही, हाँ मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर है, ये आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 8 पे मिलेगा। वो क्या है कि क्वेश्चन है जैसे अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, है ना। आप बुक लेकर बैठे ज़्यादा बेहतर होगा, थोड़ा समय कम लगेगा। तो देखिए, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके ना, ऑफ गैस। फाइंड द रेट ऑफ विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग, है ना। ये पूछ रहा है रेट किसका, द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस 15 सेंटीमीटर। देखिए बात को कैसे समझना है ना। मुझे लगता है क्वेश्चन लिख ही देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आपके सामने जब क्वेश्चन है तो आप उसको बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे ही तो बता ही सकते हैं, लेकिन चलिए मैं लिख देता हूँ इसको। क्या है क्वेश्चन है, अ बैलून which always remains a balloon which always remains spherical, ठीक है, remains spherical on inflation is being inflated by pumping, ओके, इन 900, है ना, पंपिंग इन, देखिए 900 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, ऑफ गैस पर सेकेंड, ओके। चलिए, तो अब क्या पूछ रहा है, तो फाइंड द रेट एट विच the radius of the balloon, find the rate at which the radius of the balloon increasing when the radius 15 centimeter, when the radius is 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप देखिए, कुछ ज़्यादा हम अगर 3 से 4 क्वेश्चन बता देंगे ना तो निश्चित तौर पे आप बाकी क्वेश्चन बना लेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा ही आसान होता है, और शुरुआत अगर अच्छा हुआ ना तो आपको आगे का भी पढ़ने में काफ़ी मन लगेगा। देखिए, एकदम कूल माइंड हो जाइए कि ऐसा, देखिए कौन क्वेश्चन बनाने से डरता है, जिसके दिमाग में पहले से बात आ चुकी है कि यार ये चैप्टर है और मुझे पता नहीं पहले का, अगर हम बहुत कुछ भूल गए होंगे तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ना डरे, ठीक है। बस x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन याद है ना, तो उससे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, ये देखिए, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, पहले भी मैं इस बात को क्लियर कर चुका हूँ, है ना, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग। देखिएगा, कुछ कुछ बातें नोट करने वाली, अंडरलाइन या उसको सर्कल कर लीजिए कि बैलून का जो शेप है ना वो स्फेरिकल हो गया। चलिए, तो इससे एक बात क्लियर हो गया कि मुझे जब भी कुछ भी अप्लाई करना है फॉर्मूला वगैरह वगैरह तो किसका करेंगे, स्फेयर का करेंगे, ठीक है। चलिए,
ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग इन, यहाँ भी अंडरलाइन करने वाली बात है, ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है क्या, 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड। तो इतनी बड़ी सी बात को है ना, हम यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे दिया है dV/dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बोलिए इतना में क्या कोई दिक्कत है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्यों ना, क्योंकि ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये वॉल्यूम का होता है, ये किसका होता है रेट, तो ये वॉल्यूम का रेट होता है, यानी वॉल्यूम जो है हर सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है। और जब बढ़ने की बात हो ना तो पॉजिटिव लिखते हैं, और अगर घटने की बात होती तो निगेटिव लिखते हैं। बात समझे, जब बढ़ने की बात होगी तो पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर घटने की बात होगी तो निगेटिव लिखेंगे। इस चैप्टर में मतलब रेट मेजर में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन अगर बढ़ता है, मतलब वेलोसिटी बढ़ता है, तो एक्सेलरेट कोई चीज़ होती है तो पॉजिटिव लिखते हैं, अगर डिक्रीज करके हुआ है तो क्या लिखते हैं, निगेटिव। ओके ना, निगेटिव का मतलब कतई नहीं यहाँ पे लेना है, रेट जब निगेटिव में लिखा जाए तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो 0 से कम है, समझ गए ना। चलिए, तो ये बढ़ रहा था तो इसीलिए ये पॉजिटिव लिखा गया है, ठीक है ना। और यही अगर क्वेश्चन उलट देता कि एक बैलून बहुत पहले से बड़ा है, स्फेयर के रूप में है ना, वो पंपिंग बढ़िया से फुला हुआ है बैलून, अब उसमें अचानक कोई होल हो गया जिसके कारण उसमें से पर सेकेंड इतने सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस बाहर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम घट रहा है, और इसका वॉल्यूम घट रहा है यानी वो वॉल्यूम के घटने का रेट है, तो उस रेट को हम निगेटिव लिख देते हैं, समझ गए ना। यही चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए, अब आगे देखिए। अब कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून, देखिए फाइंड द रेट एट विच, किसका रेट, तो रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग। देख लो, एक बात निश्चित कर लो, अगर पूछ दिया क्वेश्चन में कि किस रेट से इंक्रीज कर रहा है तो ये निश्चित है कि जो आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर गलती से निगेटिव आ गया तो ऐसे ही गलत है, साफ एग्जामिनर मिलाएगा भी नहीं कि कितना है कितना नहीं है, निगेटिव है, जबकि इंक्रीजिंग रेट पूछ रहा था तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, समझ गए। तो एनी हाउ का मतलब क्या, जबरदस्ती नहीं, सही तरीके से पॉजिटिव लाना है, ठीक है ना। और कब, जब रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं मन में सवाल भी आ जाता है ना कि एक्चुअली इन सब का क्या मीनिंग होगा, क्योंकि ये बड़ा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हर कोई ऐसा प्रैक्टिकली किया होगा, ठीक है। देखिए सर, बात क्या है कि जब आप मान लो ऐसे बैलून फुला रहे हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, रेट है, तो एक वो भी तो क्षण आएगा जब उस बैलून का रेडियस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो वहीं आपसे पूछ रहा है कि वो ऐसा टाइम जब उस बैलून का रेडियस 15 सेंटीमीटर होगा, तो हमें बताइए कि तब रेडियस के बढ़ने का रेट क्या है ना। इस बात को और क्लियर कर देते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि आप बैलून से फुला रहे हैं, ठीक है ना, तो बैलून में रेडियस के बढ़ने का रेट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। 2 सेंटीमीटर क्या है पर, ये 2 के बजाय आप ले लीजिए कितना, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये ले रहे हैं। तो सोचिए कि 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड रेट है, तो आपने बैलून फुलाना शुरू किया तो जस्ट 1 सेकेंड के बाद उस बैलून का रेडियस कितना हो जाएगा, बोलिए 1.5 सेंटीमीटर होगा। उसके जस्ट 1 सेकेंड के बाद यानी 2 सेकेंड के बाद उस बैलून का रेडियस अब कितना होगा, 3 होगा। चलिए 3 के बाद देखिए, अब ये भी क्या है ना कि अब आगे किस रेट से ये बदल रहा है, क्योंकि कांस्टेंट रेट है ऐसा भी नहीं कहा है, ठीक है। तो जब ये 1.5 हुआ, कभी 3 हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, तो एक समय जब रेडियस 15 आएगा तो अब बताइए कि उसके बढ़ने का रेट क्या था, समझ गए, यही चीज़ है। अब आगे इसमें बढ़ते हैं, है ना, क्वेश्चन में कि ये क्या है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि डी आर
बाई dt। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा काम करना है ना, कि ये क्या होगा। यानी अब ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं, यहाँ इनसे पूरा का पूरा मैंने डेटा यहाँ पे लिख लिया कि बैलून है स्फेरिकल, dV/dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, और हमें dr/dt निकालना है जब r बराबर क्या है 15 सेंटीमीटर। चलिए स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, v चूंकि v का रेट दिया है तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे dV/dt, ध्यान देंगे ये 4/3 पाई ये क्या है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है सर। तो मैं कांस्टेंट से कोई छेड़खानी नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ये बेचारा अपने आप साइड हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो ये हट गया, अब बेचारा आ गया r क्यूब। तो ये तो कांस्टेंट नहीं ना है, क्योंकि ये तो चूंकि बैलून तो हर क्षण उसका रेडियस बदल रहा है, तो रेडियस कांस्टेंट है नहीं, तो रेडियस है। तो पहले r क्यूब का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में करिएगा। जैसे x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 3x² होता है, तो r क्यूब का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में क्या होगा 3r² होगा। मान लो कितने जन को यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ साइड से। ये dr³ तो नीचे क्या लिखेगा dr, और फिर r का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, समझ गए ना। तो जब भी r³ आएगा तो ये हमारे मन में बात चलेगी, ये मेरे मन में चलेगी और दिखेगी आपको इतनी, ठीक है ना। तो r³ का कितना 3r², फिर r का कितना तो dr/dt। बात समझ में आई। चलिए ये और ये खत्म हो गया। तो ये देखिए एक और चीज़ स्टूडेंट, dV/dt का वैल्यू तो मालूम है ना, तो dV/dt का मालूम है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 900, ये देखिए 4 पाई है ना, और ये r², 4 पाई r², और ये निकला कितना dr/dt। ओके चलिए तो अब इधर का मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे r बराबर 15 पे dr/dt चाहिए, ठीक है। तो अब ये थोड़ा इरेज कर देते क्वेश्चन। इतना से हो जाएगा काम। हाँ तो अब बात करते हैं स्टूडेंट इसमें, ये 900 है ना, यानी d पहले निकाल लीजिए dr/dt कितना हुआ, तो dr/dt हुआ 900 है ना अपॉन 4 पाई r², और हमें dr/dt चाहिए था, लेकिन कब चाहिए था, तब जब r का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर। जब r का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है तब चाहिए हमें dr/dt। तो देखिए ये 900 और ये 4 पाई, देखिए r का वैल्यू 15, तो 15 गुना 15, देखिए 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में 225 बार में, ये 15 का स्क्वायर 225 काट देगा एक बार में, यानी कि ये आ गया आपका कि dr/dt एट r बराबर 15 सेंटीमीटर बराबर 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ गए। तो ये होता है ना रेट मेजर का मतलब क्वेश्चंस, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत आसान होता है, बस समझना होता है। क्वेश्चन को रीड करें, समझिए कि क्या दिया है और मुझे क्या निकालना है, समझ गया। आइए एक और क्वेश्चन लेकर इस पे मिलते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, मैं बिना लिखे भी करा सकता हूँ, क्योंकि इसमें आपको कुछ समझना नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ही आप देख लीजिए अपने बुक का, ठीक है, तो उससे पता चलेगा कितना आसान है। जैसे आपको कहा गया पहला क्वेश्चन में है ना कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपको निकालना है। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल के एरिया के चेंज होने का रेट निकालिए, रेट निकालिए। ऐसा ही क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 6.1 में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये आपको फाइंड करना है। यानी क्या करना है dA/dr विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये निकालना है व्हाट, कब, पहला है ना, कब, तो जब r बराबर कितना हो
3 हो, 3 मतलब 3 सेंटीमीटर, दूसरा जब r बराबर अपने से ले लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, एक काम करते हैं ना, ये पहला ले लीजिए एरिया का और दूसरा ले लीजिए सरकमफेरेंस का। ठीक है, चलिए तो बड़ा सिंपल है ना, सर्कल की बात हो रही है, एरिया का रेट किस रेट से चेंज होगा, तो सर्कल का एरिया लगा दीजिए। पहला एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, डी ए बाई डी आर करिए, ध्यान दीजिएगा टी नहीं है आर है, आर के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2r होगा, इतना बुद्धि होना चाहिए। चलिए तो ये हो गया डी ए अपॉन डी आर। ये जो आर देता है ना, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी होते हैं स्टूडेंट, यानी कि उनके पास बुद्धिजीवी करने का मतलब थोड़ा कम बुद्धि, ऐसे तो बुद्धिजीवी का मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धि वाला होता है। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि r बराबर 3 दे दिया है तो एरिया में पहले से ही 3 रख दो, तो ऐसा नहीं, पहले आप डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि रेट पूछ रहा है, रेट यानी डिफ्रेंशिएट करने के बाद रखिए r का वैल्यू। ठीक है, तो डी ए बाई डी आर वेन r बराबर कितना 3, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए 2 पाई और देखिए r, तो r 3 यानी ये हो जाएगा कितना 6 पाई। ध्यान देंगे ये डी ए बाई डी आर है, ए तो ए यानी एरिया, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, पर यानी बाई है तो पर, और रेडियस के लिए सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इस रेट से चेंज कर रहा है, यानी कि अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है ना, तो जब r का वैल्यू 3 था उस समय एरिया 6 पाई है ना सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज हो रहा है, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। उसके बाद सरकमफेरेंस का चाहिए, तो c बराबर क्या होता है 2 पाई r होता है, तो ये डी सी बाई डी आर, अरे भाई ये तो r से इंडिपेंडेंट हो गया इसका रेट, r कुछ भी रखो यानी ये कॉन्स्टेंटली चेंज करेगा। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे सेम रेट होगा इसके चेंज होने का, R 10 लो या 20 लो, इससे कोई इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि R इसमें है ही नहीं, है ना, यानी 2 पाई सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर के हिसाब से चेंज करेगा, यानी कि अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर चेंज होता है तो उस वक्त जो सरकमफेरेंस है वो 2 पाई सेंटीमीटर के हिसाब से चेंज होगा। ओके, चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद थोड़े बेहतर क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपके और बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मान लेते हैं एक है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, है ना, अ स्टोन इज dropped, a stone is dropped into a quiet lake, okay, into a quiet lake, and waves move in circles, waves moves in circles at the speed of, तो इसको छोड़िए, एट द स्पीड ऑफ at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए at the instant when the radius of the circle, when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area
enclosed area increasing। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा उतर गया है ना। अब देखिए, मैं आपको अगर 2-3 क्वेश्चन कराऊँ ना तो आपको उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन अपने से सॉल्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऐसे सिलेक्ट करके दे रहा हूँ, इस तरीके से कोशिश है हमारी कि मैं आपको 3-4 कराऊंगा तो आप 30-40 बनाओ, एकदम बनेगा। रेट मेजर का किसी बुक को उठाकर देखिए, क्वेश्चन बनेगा आपके पास, ठीक है ना। ओके ठीक है। अब देखिए, तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि a stone is dropped into a quiet lake, a stone is dropped into a quiet lake, है ना। यानी एक, आप देखिए ये बहुत मतलब कि आम भाषा ये चीज़ है, ऐसा आप भी किए होंगे, और जो नहीं किए होंगे तो तब वो बचपन में बहुत सीधे साधे होंगे। क्योंकि जब भी आप छोटे बच्चे थे तो तालाब के पास अगर आप जाते होंगे, है ना, तो ज़रूर पत्थर मारने वाला चीज़ आप लोग खेलते होंगे, है ना। और ऐसा होता है कि जब आप तालाब में जब पत्थर मारते तो देखिएगा कि जब बिल्कुल शांत होता है और पत्थर मारने के बाद ऐसे ऐसे गोल गोल उसमें वेव बनता है। पहले तो पता नहीं चलता था ना कि ये वेव ही है, पहले थोड़ी पता था बचपन में कि इसको वेव कहते हैं क्या। लेकिन जब सयाने हुए, बड़े हुए, तो पता चला अच्छा इसको क्या बोलते हैं, वाटर वेव, ये वेव हो गया। तो वही कुछ कहानी है यहाँ पे कि जो वाटर है ना, एक लेक का बिल्कुल वो क्वाइट है, शांत है, और उसमें एक पत्थर को फेंका गया, है ना, स्टोन ड्रॉप किया गया। चलिए तो ये कहानी देखते क्या है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, है ना। एंड मतलब इतना हम पढ़ें और पढ़ के अपने आप को बोले ठीक है बाबा इतना तो समझ गए, क्योंकि हमें अभी तक कोई डेटा नहीं मिला, अभी तक कोई डेटा नहीं मिला। तो एकदम जैसे कैसे कोई होता है कि काग ध्यानम, यानी काग की तरह आपका ध्यान होना चाहिए, है ना, सॉरी जो भी हो, काग बकुल ध्यान जो भी होता है, मतलब ध्यान आपका बहुत ज़्यादा ही होना चाहिए क्वेश्चन पे, कहाँ से हमको डेटा मिल रहा है ना। जैसे देखिएगा कि बरसात के टाइम में रात में छिपकली कैसे कीड़े को पकड़ती है, वैसे ही आपको यहाँ पे पकड़ना है डेटा को, और सही तरीके से। तो देखिए कि ये स्टोन है और ड्रॉप किया गया है, और क्या करा आगे कि वेव जो है ना वो मूव कर रहे हैं, किस रूप में, सर्कुलर रूप में मूव कर रहे हैं। किस स्पीड से, ये मिल गया, ये जो डेटा के लिए हम इतने ध्यान से थे तो वो मिल गया, है ना, एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये पत्थर ले आ करके यहाँ पे से अगर मारा तो ये देखिए, मान लो 1 सेकेंड के बाद 5 हो गया, फिर अगले 1 सेकेंड बाद फिर 5 हो गया, ऐसे ही वो स्पीड से जो रेडियस है वो बढ़ रहा है, ठीक है। यानी इतना से अब आगे बढ़ जाए सर, नहीं, इतना पढ़ने के बाद अपने साइड में कॉपी पे कहीं भी इतना लिख दीजिए कि आपको ये बात मिल चुका है कि dr/dt, क्यों, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dr/dt जो है ना, वो क्या है। अच्छा तो देखिएगा कि ये पॉजिटिव लिखे कि निगेटिव, ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि रेट को आपको पॉजिटिव लिखना है कि निगेटिव लिखना है। तो अगर वो चीज़ बढ़ रहा है, बढ़ने के कारण चेंजिंग है तो पॉजिटिव, और घटने के कारण है तो निगेटिव, ठीक है ना। तो देखिए ये बढ़ रहा है तो बढ़ने के कारण है तो पॉजिटिव, और दुनिया वाले कहते हैं कि पॉजिटिव को पहले दिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मैंने लिख दिया। ओके चलिए अब आगे, यानी यहाँ तक का मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। कह रहा है कि एट द इंस्टेंट वेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, फिर हमने इसको घेरा। अच्छा यानी वो इंस्टेंट, वो क्षण जब सर्कुलर वेव का जो रेडियस है ना वो 8 है, वो क्षण जब सर्कुलर वेव का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तब पूछ रहा है आपसे कि हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि जो एरिया उसने इनक्लोज किया है वो एरिया किस रेट से बढ़ रहा है ना, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए यानी कि आपसे यहाँ पूछ रहा है कि dA/dt एट r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बराबर व्हाट,
सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी भी कराया है ना, एकदम बहुत आसान, बहुत 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 आसान है। क्या है, क्वेश्चन को बस पढ़ लेना है और समझ लेना है कि इसमें करना क्या है आपको, ठीक है ना। चलिए जी, तो इसमें अब क्या करेंगे, ए पूछ रहा है तो ए का फॉर्मूला ढूंढिए, है ना। सर्कुलर है तो सर्कुलर में ए बराबर क्या होता है भाई, तो पाई आर स्क्वायर होता है, और ये डी ए बाई डी आर हो गया, तो ये हो गया 2 पाई आर। हमें अब डी ए बाई डी आर चाहिए, सॉरी डी ए बाई डी टी चाहिए ना, तो डी ए बाई डी टी, तो देखिए आर स्क्वायर का 2r और फिर r का t के रिस्पेक्ट में कितना हुआ, dt, ओके ना। चलिए तो अब देखेंगे कि ये कितना हुआ, तो यहाँ पे r हमको यार नहीं है, t कर दीजिए। r बराबर क्या चाहिए, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 2 पाई r और dr बाई dt का वैल्यू कितना है 8 है, सॉरी dr बाई dt का वैल्यू 5 है, तो 5, ये 5 रख दीजिए और r कितना रखना है 8, तो देखिए 8 5 40 दूना 80, यानी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, समझ गए। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स रेट मेजर के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर 1 था, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करके एक आइडिया दिया कि रेट मेजर के क्वेश्चंस को आप ऐसे सोचेंगे, ठीक है ना। मेरे को लगता है कि अगर आप पूरा कंप्लीट ये वीडियो देखे हैं तो आप एनसीईआरटी या कोई भी दुनिया का कोई बुक उठाइए अभी, है ना, और रेट मेजर उससे बनाना चालू कर दीजिए। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है बनाना चालू करिए, है ना। महज कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपसे फंसे, क्योंकि आप पहली बार बनाने चलेंगे, तो उससे डरिएगा मत, कोई भी दिक्कत हो हमसे, है ना, पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कोई भी दिक्कत होती है सवाल में तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7004536775 पर मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, थैंक यू।